दोस्तों, पिछले 1 डेढ़ सालों में मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहां भी गया मुझसे 2 सवाल जरूर पूछे गए। पहला, आपने तेरी मिट्टी इतनी खूबसूरती से कैसे लिखा? और दूसरा, किताबों की अलमारी से वापस कब लौटेगा? पहले सवाल का जवाब आज तक मेरे पास नहीं है, वो कोई एक गैबी ताकत थी जिसने लिखवा लिया। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब आपको ये वीडियो क्लिक करने से पहले ही मिल चुका है। किताबों की अलमारी से इज बैक। और किसके साथ? उस राइटर के साथ जिनसे मेरा पहला तारुफ हुआ था अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने एक दिन मुझे अमृता जी की एक बड़ी लूजली ट्रांसलेटेड कविता सुनाई। मैं लूजली ट्रांसलेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली वो कविता पंजाबी में लिखी गई थी और मेरे सीनियर ने उसको किसी तरह तोड़ मरोड़ के मुझे हिंदी में सुनाने की कोशिश की। लेकिन उस टूटे फूटे ट्रांसलेशन में भी या ट्रांसक्रिएशन में भी जो सोच था, जो गोदास था, जो गहराई थी, वो मुझे आज तक याद है। और उन्हीं की सुनाई हुई वो कविता मैं पहले आपसे शेयर करता हूं और उसके बाद मैं आऊंगा अमृता प्रीतम की आत्मकथा पे, जिसका नाम है रसीदी टिकट। उस कविता का शीर्षक था सुहाग रात। आज हमारी सुहाग रात है, आओ मुझे तुम्हारा इंतजार है। शर्त बस इतनी सी है कि अपने कपड़ों की तरह, अपने जूतों की तरह, अपनी घड़ी की तरह अपना जिस्म भी उतार के आओ। ये मेरी पहली मुलाकात थी अमृता प्रीतम से और इस पहली मुलाकात के बाद मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ना और उनसे मेस्मराइज होना और उनसे मुतासिर होना, उनसे इंस्पायर होना आज तक नहीं छोड़ा। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद अगर आप अमृता प्रीतम के पहले से ही फैन हैं तो और बड़े फैन हो जाएंगे, और अगर नहीं हैं, किसी वजह से अमृता प्रीतम की किताबें आपके डेस्क पे नहीं हैं, तो आज के बाद आनी और जमा होनी शुरू हो जाएंगी। ये है रसीदी टिकट, अमृता जी की ऑटोबायोग्राफी। अमृता जी लिखती हैं, जब मैं बहुत छोटी थी नानी कहा करती थी, अरे जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में 15 भादों को, तब देवता सो रहे थे। ये मैं बहुत बाद में जान पाई कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं देवताओं के दिन होती हैं और वो इन ऋतुओं में जागते रहते हैं। लेकिन वर्षा, शरद और हेमंत उनकी रातें होती हैं, तब देवता सोए रहते हैं। मुझे लगता है सारी जिंदगी जो सोचती रही, लिखती रही, वो देवताओं को जगाने का एक यत्न था, उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। अमृता जी सचमुच पूरी जिंदगी इंसान के भीतर सोए हुए देवताओं को और इंसान के भीतर सोए हुए इश्क को जगाने के लिए लिखती रही। अमृता प्रीतम हिंदुस्तान की पहली महिला लेखिका थीं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। जब आप रसीदी टिकट के पन्ने दर पन्ने मेरे साथ पलटेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इतना बड़ा पुरस्कार उनसे पहले किसी को क्यों नहीं मिला, क्योंकि शायद उनसे पहले कोई जज्बात की भावनाओं की इन गहराइयों में उतरा ही नहीं था। जोश मलिहाबादी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यादों की बारात में लिखा है, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आंसू टपक पड़े दरो दीवार देखकर। अपनी जिंदगी के पन्ने पलटना बहुत तकलीफदेह वाकया है, यह कयामत का दिन है। अमृता प्रीतम अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखती हैं, क्या यह कयामत का दिन है? जिंदगी के कई वे पल जो वक्त की कोख से जन्मे और वक्त की कब्र में गिर गए, आज मेरे सामने खड़े हैं। ये सब कब्रें कैसे खुल गईं और ये सब पल जीते जागते कब्रों में से कैसे निकल आए? ये जरूर कयामत का दिन है। अमृता लिखती हैं, ये वो एक पल है जब घर में तो नहीं पर रसोई में नानी का राज होता था। सबसे पहला विद्रोह मैंने उनके राज में किया। देखा करती थी कि रसोई की एक परछत्ती पर 3 गिलास अन्य बर्तनों से हटाए हुए सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये गिलास सिर्फ तब परछत्ती से उतारे जाते थे जब पिताजी के मुसलमान दोस्त आते थे और उन्हें चाय या लस्सी पिलानी होती थी, और बाद में मांज धोकर फिर वहीं रख दिए जाते। सो उन 3 गिलासों के साथ मैं भी एक चौथे गिलास की तरह रिल मिल गई और हम चारों नानी से लड़ पड़े। वे गिलास भी बाकी बर्तनों को नहीं छू सकते थे। मैंने भी जिद पकड़ ली कि मैं और किसी बर्तन में न पानी पीऊंगी, न दूध, न चाय। नानी उन गिलासों को खाली तो रख सकती थी, लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी। सो बात पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी को इससे पहले पता नहीं था कि कुछ गिलास इस तरह अलग रखे जाते हैं। उन्हें मालूम हुआ तो मेरा विद्रोह सफल हो गया।
फिर न कोई बर्तन हिंदू रहा न मुसलमान। उस पल न नानी जानती थी न मैं कि बड़े होकर जिंदगी के कई बरस जिससे मैं इश्क करूंगी वो उसी मजहब का होगा जिस मजहब के लोगों के लिए घर के बर्तन भी अलग रख दिए जाते थे। होनी का मुंह अभी देखा नहीं था, पर सोचती हूँ उस पल कौन जाने उसकी ही परछाई थी जो बचपन में देखी थी। इन लाइनों में अमृता साहिर की तरफ इशारा कर रही हैं। साहिर लुधियानवी। साहिर और अमृता का इश्क अब दास्तानों का हिस्सा है, लेजेंड्स का हिस्सा है। रसीदी टिकट में भी अमृता ने कई बार और कई जगहों पर कई तरीके से साहिर का जिक्र किया है। वो सब तो मैं आपके साथ बांटूंगा ही, लेकिन बहुत जल्द मैं वादा करता हूं कि साहिर और अमृता के इश्क पर एक मुकम्मल भरा पूरा एपिसोड भी बनाऊंगा। अमृता साहिर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र कुछ यूं करती हैं। एक लंबा और सांवला सा साया था। जब मैंने चलना सीखा तो मेरे साथ चलने लगा। एक बार एक बेगाना गांव था और मैं सोचने लगी गांव बेगाना है लेकिन वो बेगाना क्यों नहीं है। तब मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी और लगा जिस पवन में उसकी आवाज़ मिल गई थी उस पवन में से एक महक आने लगी थी। उसे भी गांव से लौट के जाना था और मुझे भी। उसके लिए भी वो उतना ही बेगाना गांव था जितना मेरे लिए। और किसी ने बताया उसे भी उसी शहर लौटना है जिस शहर मुझे लौटना है। जाने किस कालिदास ने अचानक मेघ भेज दिए जो पूरे 2 दिन और 2 रातें बरसते रहे। तीसरे दिन जब हम सभी लोग जितने भी उस गांव के एक समागम में गए थे लौटने लगे तो गांव की पगडंडी पानी में डूबी हुई थी। खेतों की मेड़ पर चलते चलते हमें कोई 5 मील चलना था और फिर लोपोकी गांव से हमें लाहौर जाने के लिए बस मिलनी थी। करीब 15 लोगों का एक काफिला सा था। मैं सबको थोड़ा थोड़ा जानती थी, सिर्फ एक वो था जो उस समय तक मेरे लिए अजनबी था। मैंने बादलों की तरफ इस तरह देखा जैसे वो एक मुश्किल वक्त में बहुत काम आए हों। ज़रूर यही कालिदास के पास आए होंगे, इसी का दूत बनकर इसी के पास जाने के लिए, और आज उन्होंने मेरा रास्ता लंबा कर दिया। और सूरज की हल्की सी रोशनी में जब उसका साया पीछे की ओर पड़ता तो मैं उस साए में चलने लगती। और ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं ज़रूर उसके साए में चलती रही हूँ, शायद पिछले जन्म से। रास्ते अलग होने थे आखिर, जो लाहौर पहुंचकर अलग हो गए। उन उदास दिनों में एक बार मैंने किसी से कहा उसे अगर कोई बुलाए तो वो आ जाएगा। उसने जवाब दिया अगर तुम बुलाओ तो सारे काम छोड़ कर आ जाएगा। अच्छा, कभी उसे कहना। बस इतना कहा था और कहने वाले का करम कि एक दिन वो आ गया। मेरी दहलीजों ने पहली बार उसके कदम छुए। इस तरह हफ्ते गुजर जाते, महीने गुजर जाते। कोई समागम होता तो मैं साहिर की आवाज़ सुन सकती थी, और जब कभी वो आता मेरी काली रातें भी सपनों के पैरों तले चांदनी बिछा देती। एक दिन वो आया तो उसके हाथ में एक कागज़ था, उसकी नज़्म का। उसने नज़्म पढ़ी और वो कागज़ मुझे देते हुए जाने क्यों उसने कहा, इस नज़्म में जिस जगह का जिक्र है वो जगह मैंने देखी नहीं, और नज़्म में जिस लड़की का जिक्र है वो लड़की कोई नहीं। मैं कागज़ लौटाने लगी तो उसने कहा ये मैं वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। तब रात को आसमान के तारे मेरे दिल की तरह धड़कने लगे, और फिर जब मैं कोई नज़्म लिखती लगता मैं उसे ख़त लिख रही हूँ। अचानक कई पतझड़ एक साथ आ गए। उसने बताया कि अब उसे मेरे शहर से चले जाना है। रोटी रोजगार का तकाजा था, और उस शाम उसने पहली बार मेरी नज़में मांगी और मेरी एक तस्वीर मांगी। फिर अखबार किताबें जैसे मेरे डाकिये हो गए और मेरी नज़में मेरे ख़त हो गए उसकी तरफ। जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब अपने हर ख्याल पर मैंने अपनी कल्पना का जादू चढ़ते हुए देखा है। जादू शब्द केवल बचपन की सुनी हुई कहानियों में कभी कानों में पड़ा था, पर देखा एक दिन अचानक वो मेरी कोख में आ गया था और मेरे ही शरीर के मांस की ओट में पलने लगा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे शरीर की आस बना था। 1946 के अंतिम दिनों की बात। अखबारों और किताबों में अनेक ऐसी घटनाएं पढ़ी हुई थीं कि होने वाली माँ के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें हों या जैसे रूप की वो मन में कल्पना करती हो, बच्चे की सूरत वैसी ही हो जाती है। और मेरी कल्पना ने जैसे दुनिया से छिपकर धीरे से मेरे कान में कहा, अगर मैं साहिर के चेहरे का हर समय ध्यान करूं तो मेरे बच्चे की सूरत उससे मिल जाएगी। जो जिंदगी में नहीं पाया था, जानती हूं ये उसे पा लेने का एक चमत्कार जैसा यत्न था, ईश्वर की तरह सृष्टि रचने का यत्न।
शरीर का एक स्वतंत्र कर्म केवल संस्कारों से स्वतंत्र नहीं, लहू मांस की हकीकत से भी स्वतंत्र। दीवानगी के इस आलम में जब 3 जुलाई 1947 को बच्चे का जन्म हुआ, पहली बार उसका मुंह देखा तो अपने ईश्वर होने पर यकीन हो गया। और बच्चे के पनपते हुए मुंह के साथ ये कल्पना भी पनपती रही कि उसकी सूरत सचमुच साहिर से मिलती है। खैर, दीवानेपन के अंतिम शिखर पर पैर रखकर खड़े नहीं रह जा सकता। पैरों पर बैठने के लिए धरती का टुकड़ा चाहिए। इसलिए आने वाले वर्षों में मैं इसका जिक्र एक परी कथा की तरह करने लगी। एक बार ये बात मैंने साहिर को भी सुनाई, अपने आप पर हंसते हुए। उसकी और किसी प्रतिक्रिया का पता नहीं, केवल इतना पता है वो सुनकर हंसने लगा और उसने सिर्फ इतना कहा, वेरी पुअर टेस्ट। साहिर को जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वो सुंदर नहीं है, इसी कारण उसने मेरे पुअर टेस्ट की बात की। इससे पहले भी एक बात हुई थी। एक दिन उसने मेरी बेटी को गोद में बैठाकर कहा था, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? और जब मेरी बेटी कहानी सुनने के लिए तैयार हुई तो वो कहने लगा, एक लकड़हारा था, वो दिन रात जंगलों में लकड़ियां काटता था। फिर एक दिन उसने जंगल में एक राजकुमारी को देखा, बड़ी सुंदर। लकड़हारे का जी किया कि वो राजकुमारी को लेकर भाग जाए। फिर मेरी बेटी कहानियों के हुंकारे भरने की उम्र की थी, इसलिए बड़े ध्यान से कहानी सुन रही थी। मैं केवल हंस रही थी, कहानी में दखल नहीं दे रही थी। वो कह रहा था, पर वो था तो लकड़हारा ना। वो राजकुमारी को सिर्फ देखता रहा, दूर से खड़े खड़े, और फिर उदास होकर लकड़ियां काटने लगा। सच्ची कहानी है ना? हाँ, मैंने भी देखा था। न जाने बच्ची ने ये क्यों कहा। साहिर हंसते हुए मेरी ओर देखने लगा। देख लो, ये भी जानती है। और बच्ची से उसने पूछा, तुम वहीं थी ना जंगलों में? बच्ची ने हाँ में सिर हिला दिया। साहिर ने फिर उस गोद में बैठी हुई बच्ची से पूछा, तुमने उस लकड़हारे को भी देखा था ना? वो कौन था? बच्ची के ऊपर उस घड़ी कोई देववाणी उतरी हुई थी शायद। बोली, आप। साहिर ने फिर पूछा, और वो राजकुमारी कौन थी? मामा। बच्ची हंसने लगी। साहिर मुझसे कहने लगा, देखो, बच्चे सब कुछ जानते हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। 1960 में जब मैं बंबई आई तो उन दिनों राजेंद्र सिंह बेदी बड़े मेहरबान दोस्त थे, अक्सर मिलते थे। एक शाम बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने पूछा, प्रकाश पंडित के मुंह से एक बात सुनी थी कि नवराज साहिर का बेटा है। उस शाम मैंने बेदी साहब को अपनी दीवानगी का ये आलम सुनाया। कहा, यह कल्पना का सच है, हकीकत का सच नहीं। उन्हीं दिनों एक दिन नवराज ने भी पूछा, उसकी उम्र तब कोई 13 बरस की थी, मामा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? हाँ। क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूं? नहीं। पर अगर हूं तो बता दो, मुझे साहिर अंकल अच्छे लगते हैं। हाँ बेटे, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर अगर यह सच होता तो मैंने तुम्हें जरूर बता दिया होता। सच का अपना एक बल होता है, सो मेरे बच्चे को यकीन आ गया। सोचती हूँ कल्पना का सच छोटा नहीं था, पर केवल मेरे लिए था, इतना कि वो सच साहिर के लिए भी नहीं था। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने आता था तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला हुआ खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। वो चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता रहता था। कोई आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता था, और फिर उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वो दूरी थी जो तय नहीं होती थी। तब भी कल्पना की करामात का सहारा लिया था। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर अलमारी में रख देती थी, और फिर एक एक टुकड़े को अकेले बैठकर जलाती थी, और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूं। सिगरेट पीने की आदत मुझे तब पहली बार पड़ी थी। हर सिगरेट को सुलगाते हुए लगता था कि वो पास है। सिगरेट के धुएं में जैसे वो जिन्न की भांति प्रकट हो जाता था। फिर वर्षों बाद अपनी इस बात को मैंने एक थी अनीता उपन्यास में लिखा, पर साहिर शायद अभी तक मेरे सिगरेट के इस इतिहास को नहीं जानता। सोचती हूँ कल्पना की ये दुनिया सिर्फ उसकी होती है जो इसे सिरजता है, और जहां इसे सिरजने वाला ईश्वर भी अकेला होता है। आखिर जिस मिट्टी से यह तन बना है, उस मिट्टी का इतिहास मेरे लहू की हरकत में है। सृष्टि की रचना के समय जो आग का एक गोला था, हजारों वर्ष जल में तैरता रहा था, उसमें हर गुनाह को भस्म करके जो जीव निकला वो अकेला था।
उसमें ना अकेलेपन का भय था, ना अकेलेपन की खुशी। फिर उसने अपने ही शरीर को चीर कर आधे को पुरुष बना दिया, आधे को स्त्री, और इसी में से उसने सृष्टि रची। संसार का यह आदि कर्म मात्र मिथ नहीं है, न केवल अतीत का इतिहास, ये हर समय का इतिहास है, चाहे छोटे छोटे मनुष्यों का छोटा छोटा इतिहास, मेरा भी। कहीं एक शेर सुना था, बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचती हूं, तू जब मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। साहिर से अमृता जब पिछली बार मिली थी तो शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि अगली मुलाकात पर साहिर भी बदल चुका होगा। इस किताब में एक चैप्टर है रसीदी टिकट में 1960, जिसमें लिखती हैं अमृता, ये बरस मेरी जिंदगी का सबसे उदास बरस था, जिंदगी के कैलेंडर में फटे हुए पृष्ठ की तरह। मन ने घर की दहलीजों के बाहर पांव रख लिया था, पर सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए घबरा कर कांपने लगा। साहिर को बंबई फोन करने के लिए फोन के पास गई थी, और अजीब संजोग हुआ था कि उस दिन के ब्लिट्ज में तस्वीर भी थी और खबर भी कि साहिर को जिंदगी की नई मोहब्बत मिल गई है। हाथ फोन के डायल से कुछ इंच दूर शून्य में खड़े रह गए। दुखांत ये नहीं होता कि रात की कटोरी को कोई जिंदगी के शहद से भर ना पाए और वास्तविकता के होंठ कभी उस शहद को चख ना पाए। दुखांत ये होता है जब रात की कटोरी पर से चंद्रमा की कलई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत ये नहीं होता कि आपकी किस्मत से आपके साजन का नाम पता ना पढ़ा जाए और आपकी उम्र की चिट्ठी सदा रुलती रहे। दुखांत ये होता है कि आप अपने प्रिय को अपनी उम्र की सारी चिट्ठी लिख लें और फिर आपके पास से आपके प्रिय का नाम पता खो जाए। 1960 में साहिर भी अमृता से कुछ यूं ही खो गए थे, किसी और के हो गए थे। रसीदी टिकट में आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।